नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। भारत के भूगोल की इस सीरीज में आज हमारा पार्ट नंबर 14 है और इस पार्ट नंबर 14 में हम लोग भारत के जितने ग्लेशियर हैं उनको देखेंगे कि कहां पर वो लोकेटेड है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है और भारत के सामरिक दृष्टि से वो कितने महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में किस ग्लेशियर पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट हुए हैं और कौन कौन से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए। तो पहले इन सब की रूपरेखा बनाने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इनका लोकेशन कहाँ है, ग्लेशियर का कहाँ कहाँ पर ये मौजूद है, कैसे कैसे फॉर्मेशन इनका हुआ है और हमारे जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट कौन सा ग्लेशियर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर है क्या, इसको भी समझ लेते हैं। ऐसा हिम का स्लेब जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ हो, जिस पर वर्ष भर बर्फ अनाच्छादित रहती है, उसको हम जनरली ग्लेशियर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हिमनद। और हिमनद यानी कि बर्फ का ऐसा टुकड़ा जो वर्ष भर वो बर्फ से अनाच्छादित रहता है, उसको बोलते हैं ग्लेशियर। अच्छा, ग्लेशियर की लोकेशन कहां पर होगी? तो आप कहेंगे कि ग्लेशियर की लोकेशन होगी आपका जो है जितने भी एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड, और जितने भी आपके नॉर्थ पोल साउथ पोल हैं, अब ध्यान से थोड़ा देखेंगे। यह आपका इक्वेटर है। क्या इक्वेटर है? इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर एक भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 आपका ट्रैपिक ऑफ कैंसर है और 23.5 ये साउथ हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर। ऊपर आपका ट्रैपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सूर्य की जो स्थिति है वह ट्रैपिक ऑफ कैंसर से ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रैपिक ऑफ कैंसर तक ही लाई करता है। अब सोचिए अब कि अगर सूर्य की स्थिति दिसंबर में यहां पर हो, ट्रैपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न पे हो, मकर रेखा पर हो, तो ये बताइए कि यहां पर क्या कंडीशन होगा, मौसम कैसा होगा? कहेंगे ठंडा होगा। क्यों ऐसा होगा, कारण बताइए। क्योंकि सूर्य की किरणें वहां पर तिरछी पड़ेंगी और वहां पर जो है सूर्य का प्रभाव, जो किरणों का प्रभाव कम होगा, यानी गर्मी कम होगी, तो वहां पर ठंडे का मौसम रहेगा, यानी कि वातावरण ठंडा रहेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ जो नॉर्थ से चलने वाली हवाओं का प्रकोप यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो इस नॉर्थ हेमिस्फीयर में ठंडी का माहौल होगा, ठंडा का रहेगा मौसम। और अगर सूर्य की स्थिति धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए जून में यहां आ जाए, तो आप बताइए कंडीशन क्या होगी। ध्यान में रखिएगा, जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को चमक रहा है वर्टिकल। आप कहेंगे कि यह लैंडफॉर्म पूरा हीट हो जाएगा, और ये हीट हो जाएगा तो ये सूर्य की किरणें जो यहाँ पर पड़ेगी इस जो है लेटीट्यूड पर, वहां पर जो है क्या हिम अनाच्छादित रहेगा? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि सूर्य तो वहां वर्टिकल चमक रहा है, वहां हिम अनाच्छादित कैसे रहेगा? हिम से वो भरा नहीं रहेगा, यानी कि वहां पर बर्फबारी वाला सिस्टम नहीं होगा। लेकिन उसी के बगल में आपका हिमालय है, जो हिमालय क्षेत्र है। आप यह आपका इंडिया का, यहां जो हिमालय है, ऊपर के क्षेत्र में जो हिमालय का पार्ट है, वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ी ही दूर पे है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पर बर्फ जमी रहती है। कारण क्या है? क्योंकि वहां पर हाइट ज्यादा है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, हाइट पर जाएंगे, तो वहां पर आपको जो है टेम्परेचर लो मिलेगा। क्या प्रेशर ज्यादा होगा? आप कहेंगे प्रेशर ज्यादा नहीं होगा।
अब आपसे बहुत जनरली क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछा जाता था, पहले तो था लेकिन अभी उसका ट्रेंड बहुत ज्यादा नहीं है, कि फाउंटेन पेन को लेकर हवाई जहाज में जब सफर करते हैं तो कभी कभी वो फ्लो होके उसका इंक बाहर की तरफ आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वहां प्रेशर कम हो जाता है, जिससे चीजें वो जो जिस प्रेशर से भरा गया होता है उस प्रेशर से कम होगा तो वो फ्लो होके बाहर आने लगती थी। तो आप ये बताइए, क्या यहाँ पर प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो बर्फ जमेगी? आप कहेंगे जमेगी। कहां पर जमेगी? जितनी हाइट होगी वहां पर जमेगी। क्या नीचे धरा जो मैदानी क्षेत्र है वहां बर्फ जमेगी? क्या नहीं जमेगी। कारण क्या है? क्योंकि लैंडफॉर्म भी हीट होगा। लैंडफॉर्म हीट होने के कारण एक तो लैंडफॉर्म की गर्मी, ऊपर से सन वर्टिकल है, तो क्या वहां पर बर्फ जमेगी? नहीं जमेगी, कभी नहीं जमेगी। जमेगी कहां पर? जहां पर खूब ज्यादा हाइट होगी, हिमालय के जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में। अब आता है कि ये बताइए कि हिमालय के एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में अगर बर्फ जम रही है तो वहां पर जो है बारिश के मौसम में क्या स्नोफॉल होगा? आप कहेंगे हाँ, स्नोफॉल होगा। क्या जून के महीने में स्नोफॉल होगा? कहेंगे कि जो निचला क्षेत्र है वहां पर स्नोफॉल कभी नहीं होगा, जून के महीने में नहीं होगा। लेकिन दिसंबर में जो बारिश होती है, नवंबर दिसंबर में, वहां पर टेम्परेचर और कम हो जाएगा तो स्नोफॉल होगा। यहां से जो हिमालय के क्षेत्र से जितनी भी नदियां निकलती हैं तो वो वर्षा का पानी कहां से लेती हैं? क्या हिमनद से लेंगी, या आपका वर्षा जो है वहां जो वर्षा के कारण पहाड़ों में जल एकत्रित रहेगा उसके कारण? आप कहेंगे कि भैया ये जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में बारिश होती है, लेकिन वो पर्टिकुलर मंथ में होती है। ऐसा तो है नहीं कि साल भर हो। लेकिन यहाँ की नदियां जो है सतत वाहिनी है, साल भर बहती हैं। किसके कारण बहती हैं? इन्हीं ग्लेशियर के कारण बहती हैं। अगर ग्लेशियर सूख जाए, ग्लेशियर खत्म हो जाए, बर्फ पूरा पिघल जाए, तो क्या नदियां बहेगी? नहीं बहेगी, नदियां भी सूख जाएगी। तो ग्लेशियर से ही बहुत नदियों का उद्गम स्थान है। आप जितनी नदियां देखते हैं सबका उद्गम स्थान ग्लेशियर है। हालांकि कुछ बारिश का पानी उससे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा के कारण होता है, ले लेती है। लेकिन अगर हम कहें कि यह नदियां जो सतत वाहिनी है, ये किसके कारण वर्षा जो नदियों में जल साल भर प्रवाहित होता है, तो किसके कारण है? हिमानियों के कारण, हिम नदियों के कारण। यानी कि हिमनद जितने बड़े होंगे वहां से जो ग्लेशियर बड़ा होगा तो वहां पर बर्फ की मात्रा ज्यादा होगी, उसके पिघलने के कारण वहां से पानी जो बनेगा वो नदियों में फ्लो होगा। तो आइए अब देखते हैं कि इनके ग्लेशियर्स कहां कहां पर है। देखिए, अब एक चीज और समझ लेते हैं, आपको कई बार पूछा जाएगा। चलिए, अगर यहां पर हमने एक माउंटेन ड्रा किया इस तरह से, ये माउंटेन है आपका। अब माउंटेन पे आपको ये बर्फ से अनाच्छादित, यहां पर ये बर्फ से अनाच्छादित। अब बर्फ का जो अनाच्छादन है वो कुछ यहां तक, ये वाली लाइन तक, यहां तक बर्फ अनाच्छादित रहती है। यह वर्ष भर यहां तक बर्फ अनाच्छादित रहती है। कभी कभी जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो बर्फ की जो चादर है, जो लेयर है, जो बर्फ की लेयर है, वो यहां तक आ जाती है, यहां नीचे तक। लेकिन जब फिर सूर्य जो है उत्तरायण होता है, नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग होती है, तो फिर शिफ्ट होके यही एलो वाले के पास में चली जाती है। कुल मिला जुला के कि वहां जो कांस्टेंट वैल्यू है, वहां के ऊपर बर्फ पिघलती नहीं है। यह हमेशा जो है बर्फ से अनाच्छादित रहती है साल भर के लिए। तो यह जो लाइन होती है, इस लाइन को कहते हैं
हिम रेखा, हिम रेखा, हिम रेखा। आप ये बताइए कि आपने एक टर्म सुना होगा एल्बिडो। हिमालय की पर्वत जब बर्फ से अनाच्छादित रहेंगे तो उस पर सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, कितने 90% तक रिफ्लेक्शन हो जाता है। 10% में वो बर्फ को गलाने की क्षमता बहुत कम रखता है, क्योंकि सफेद वस्तुएं जो है प्रकाश का परावर्तन सबसे ज्यादा करती हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके कारण बर्फ पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, वो गलती नहीं है। लेकिन जब यहाँ लैंडफॉर्म्स की हीटिंग पाएगी तो ये बर्फ गलेगी, आप कहेंगे हाँ गलेगी, लेकिन यहाँ को लैंडफॉर्म पर, लैंड पर तो बर्फ जमी है, वहां पर धरती हीट ही नहीं हो पा रही है, तो कहां से वहां की हीटिंग होगी? आप कहेंगे नहीं हीटिंग होगी, तो वहां पर बर्फ साल भर जमी रहेगी। यहां जहां तक बर्फ साल भर जमी रहती है वह लाइन को कहते हैं हिमरेखा। अब बात यह आती है कि पहाड़ कुछ इस प्रकार से नहीं, पहाड़ कुछ इस प्रकार से भी बने रहते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से कुछ पहाड़ बने हैं, इनका भी फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन इन पहाड़ों की जो हाइट है वो इसकी अपेक्षा उतने ऊंचे नहीं, लेकिन हिम के जमने के लिए इतनी पर्याप्त, हिम जमने के लिए पर्याप्त है। तो ये आपका हिम यहां पर ऐसे जमा दिया आपने। अब देखिए ध्यान से कि जब इस लाइन को आपने हिम रेखा कहा, हिम रेखा, तो आप ये बताइए क्या हिम का सबसे ज्यादा जमाव इस पर ज्यादा होगा या इस पर ज्यादा होगा? आप कहेंगे ये तो पीक है, यहां पर कुछ बर्फ जमी रहेगी लेकिन फिर स्लाइडिंग होके कुछ बर्फ नीचे की तरफ भी आएगी, क्या यहां पर ज्यादा बर्फ होगा या यहां पर ज्यादा होगा? कहेंगे नहीं, यहां पर ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर समतल भूमि है, प्लेटो टाइप में है, तो बर्फ यहां पर ज्यादा होगा। यहां पर अगर बर्फ ज्यादा हुआ तो यहां पर ग्लेशियर बड़े होंगे। क्या होंगे? ग्लेशियर बड़े होंगे, हिमनद बड़ा होगा। और कभी कभी आप इनके बीच में झील भी देखते हैं, ऐसे झील जो बर्फ के अंदर होती है और स्लाइडिंग भी करते हैं, कभी कभी आपने सुना भी होगा स्लाइडिंग होता है। तो यह सबसे बड़े हिमनद होते हैं, यही फॉर्मेशन करते हैं हिमनद का, और ये होती है इसकी हिमरेखा। तो आइए अभी कुछ और ग्लेशियर को देखते हैं। देखिए यहां पर जितने भी ग्लेशियर हैं आपको दिख रहे हैं, यह इसी बेल्ट में, कहां पर है? हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में है। जितने भी ग्लेशियर हैं सब हिमालय के क्षेत्र में है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो और नॉर्थ में यानी कि हिमालय के उत्तरी छोर पे जितने भी ग्लेशियर हैं वह सब ट्रांस हिमालय में है। कहां पर है? ट्रांस हिमालय। यहां पर देखेंगे ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। क्या है? यहां आपका, ये आपका जो है यहां आपका पड़ जाएगा काराकोरम, और ये लद्दाख, और ये आपका जास्कर। तो आप देखेंगे कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों में खूब ज्यादा बर्फ जमा रहती है, बर्फ से आच्छादित रहते हैं। क्या सबसे बड़ा माउंटेन यहां है? कहें नहीं, हिमालय की श्रेणियों में जो हिमालय, सेंट्रल हिमालय है, वहां पर सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट देखिए नेपाल के, जो नेपाल के सेंट्रल पार्ट में है, तो यहां पर भी बर्फ जमी रहती है, लेकिन यहां पर उतनी पीक नहीं, खड़ी चढ़ाई नहीं है, तो यहां पर लंबे लंबे ग्लेशियर आपको मिलेंगे, जो ही काराकोरम क्षेत्र में सबसे ज्यादा ग्लेशियर रहते हैं। जो है काराकोरम क्षेत्र में ग्लेशियर होने की संभावनाएं, कारण क्या है कि वहां पर सबसे ज्यादा ग्लेशियर? क्योंकि सूर्य तप वहां कम होता है। सूर्य अगर यहां चमकेगा, वर्टिकल इस पे होगा, यहां पर सूर्य वर्टिकल होगा, तो आप ये बताइए कि यहां की बर्फ जल्दी पिघलेगी या यहां की बर्फ जल्दी पिघलेगी? तो आप कहेंगे यहां तो जल्दी ताप लगेगा, ज्यादा ताप लगेगा, तो यहां पर बर्फ ज्यादा पिघलेगी, यहां पर कम पिघलेगी। तो यहां पर ग्लेशियर खूब होंगे या यहां पर ग्लेशियर? तो कहेंगे यहां पर ग्लेशियर का जो बड़ा जो है क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा
बड़ा ग्लेशियर आपको काराकोरम क्षेत्र में पाया जाएगा। क्यों ऐसा पाया जाएगा? क्योंकि वहां सूर्योतक कम होता है। अब आइए कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि जो हिम की निचली सीमा रेखा, जैसा कि हमने आपको बताया निचली जो सीमा रेखा होती है उसी को बोलते हैं हिम रेखा। हिम रेखा, अच्छा हिम बनने के जो कारण क्या क्या होते हैं, कहां पर ये हिम बनते हैं और हिमनद कहां पर बनेंगे, ग्लेशियर कहां पर बनेंगे, क्या कारण होता है? तो कारण होता है अक्षांशों पर। अक्षांशों के कारण आपने यहां पर देखा था ए वाले इस हिस्से में, यहां पर देखिए, यहां पर आपने देखा कि ये इक्वेटर के पास क्या यहां पर ग्लेशियर कहीं पाए जाएंगे? आप कहेंगे नहीं। अक्षांशों में जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर जाते हैं तो ग्लेशियर आपको यहां पर मिलेंगे और एकदम नॉर्थ पोल के पास मिलेंगे। साउथ में आएंगे तो यहां पर अंटार्कटिका में जो है ग्लेशियर मिलेगा आपको, यहाँ साउथ पोल पे और यहाँ पर नॉर्थ पोल पे, है? दोनों जगह पर आपको ग्लेशियर मिलेंगे। तो अक्षांशों के कारण, उच्चावच के कारण, हिमालय की जो ऊंचाई है, एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड के कारण वहां पर ग्लेशियर मिलेंगे। ढालों पर आपको ग्लेशियर मिलेंगे, जहां पर ढालें तीव्र होगी वहां पर बहुत हल्के ग्लेशियर मिलेंगे, लेकिन जहां हाई एल्टीट्यूड होगा, ढालें थोड़ा सपाट होगी यानी कि प्लेटू टाइप में होगा वहां पर, तो वहां पर ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियर आपको मिलेंगे। स्थानीय आकृतियों के कारण, स्थलाकृतियों के कारण, जो लैंड फॉर्म्स है उनके कारण आपको ग्लेशियर वहां मिलेंगे। तो इनके कारण ये ग्लेशियर मिलते हैं। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि औसत हिम रेखा क्या है, तो ऐसी रेखा जो बर्फ जमने की सबसे निचली सतह के नीचे आता है, यानी कि सबसे निचली रेखा होती है, उसको बोलते हैं आपको हिम रेखा। अब हिम रेखा की अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में 5,500 से 6,000 मीटर तक हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में हिम रेखाएं हैं। महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4,500 से 6,000 तक है और पूर्वी हिमालय में 4,300 औसतन जो है हिम रेखा पाई जाती है, 4,300। फिर काराकोरम श्रेणी जो लद्दाख में है और अरुणाचल प्रदेश के मध्य, काराकोरम और अरुणाचल प्रदेश, आप यहां देखेंगे ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, यह हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का है। आप देखिए यह हिस्सा आपका अरुणाचल प्रदेश और ये है आपका काराकोरम। यहां से काराकोरम, यहां से लेकर हिमालय के इस क्षेत्र में लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह बर्फ अनाच्छादित है। कितना है? 40,000 वर्ग किलोमीटर, 40,000 वर्ग किलोमीटर पर बर्फ अनाच्छादित है। हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय और परा हिमालय में, ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय कहां पर है? ये आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर का क्षेत्र जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय का पार्ट कौन कौन से हैं? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की श्रेणियां, ये ट्रांस हिमालय। महान हिमालय में भी सबसे ज्यादा ग्लेशियर, प्रमुख ग्लेशियर है महान हिमालय और परा हिमालय यानी ट्रांस हिमालय में। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हिमनद पाए जाते हैं, जास्कर में हिमनद पाई जाती है। ये तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय की है। लघु हिमालय में छोटे जो है ग्लेशियर पाए जाते हैं। लघु हिमालय कहां आता है? लघु हिमालय का जो क्षेत्र है यह आपका पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियां, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां लघु हिमालय, लेसर हिमालय के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर छोटे छोटे ग्लेशियर आपको पाए जाएंगे। और नीचे आता है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय एकदम तराई क्षेत्र है, तो इसको भी आप जानिए। पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियां जो कि छोटे जो है लेसर हिमालय में आती हैं, वहां पर कुछ बड़े बड़े हिमनदों के अवशेष भी मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है। पीर पंजाल का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो सोना पानी है। लाहुल और स्पीति प्रदेश में चंद्रा घाटी में स्थित है। एक सोना पानी कहां पर है? लाहुल और स्पीति प्रदेश में स्थित है ये।
काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकार के हिमनद पाए जाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। देखिए ध्यान से यहां पर एक काराकोरम क्षेत्र है, एक काराकोरम है। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है और गाडविन अस्टिन, बियाफो, हिस्पर, चोगोलुंगमा, बाल्टेरो, ये सब ग्लेशियर जो काफी बड़े हैं। और इसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, 76.64 किलोमीटर है। यहां देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो कि 76.64 किलोमीटर है, हिस्पर 61 किलोमीटर, बियाफो 60 किलोमीटर, वाल्टेरो 58 किलोमीटर और ससाइनी 17.85 किलोमीटर, जो कि प्रमुख ग्लेशियर्स हैं वहां पर। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढाल की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण झील का निर्माण हुआ है और जिसको गांधी सरोवर झील कहते हैं, यानी गांधी सरोवर झील का जो निर्माण है वो ग्लेशियर के पिघलने से हुआ है, ये माना जाता है। अब मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में है, कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है। मुख्य हिमनद है यहाँ पर और यहां से शारदा नदी निकलती है। शारदा नदी जिसको आप काली नदी के नाम से जानते हैं। तो देखिए उत्तराखंड के कौन कौन से ग्लेशियर हैं? काफनी, पिंडारी, मिलाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, संतोपा, ये ग्लेशियर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है पिंडारी, मिलाम और गंगोत्री। पिंडारी, मिलाम और गंगोत्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर आपको मिलान करने को आएगा तो आप ध्यान में रखिएगा, पिंडारी, मिलाम और गंगोत्री यहाँ के ग्लेशियर है। कहाँ के? उत्तराखंड के हैं। काफनी, संतोपस, यमुनोत्री भी उत्तराखंड की ग्लेशियर है। और सिक्किम का एक ग्लेशियर है आपका जेमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? जेमू ग्लेशियर है। अब नॉर्थ में आप काराकोरम रेंज में देखेंगे तो द्रुंग द्रुंग हिमानी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टेरो, ये सब ग्लेशियर जो है काराकोरम श्रेणी के हैं, यानी कि लद्दाख में स्थित है। अब सबसे बड़ा ग्लेशियर 76.64 किलोमीटर और इसका जो क्षेत्रफल है एरिया 1056.42 किलोमीटर है। ससाइनी की लंबाई 17.85 किलोमीटर है, जिसका क्षेत्रफल 33.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ससाइनी जेमू और गंगोत्री से बड़े ग्लेशियर है, यानी कि जेमू और गंगोत्री से। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ससाइनी सियाचिन से भी बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन अभी उसको प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा अभी जो है लिखित साक्ष्य में नहीं आया है। तो अभी तक हम यही मानेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर है इंडिया का। अब यहाँ पर कुछ ग्लेशियर हैं और जिनका किलोमीटर में लंबाई दिया गया है, कितने किलोमीटर में फैला है, कहाँ अवस्थित है। तो आप देखिए सियाचिन, वाल्टेरो, हिस्पर, सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, वाल्टेरो, चोगोलुंगमा और खांद्रोजीन, ये देखिए सभी काराकोरम में स्थित है। कहां पर स्थित है? काराकोरम में, एकदम नॉर्थ में। और सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है 76.64, बियाफो 60 किलोमीटर, हिस्पर 61, बाल्टेरो 58 किलोमीटर और चोगोलुंगमा 50 किलोमीटर, खांद्रोजीन 41 किलोमीटर। कहां पर स्थित? काराकोरम में है, श्रेणी में है। और रीमो ग्लेशियर एक ध्यान में रखिएगा, जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में है, रीमो ग्लेशियर आपका कश्मीर में है। मिलान करने के लिए आएगा रीमो ग्लेशियर और जेमू ग्लेशियर, इनका मिलान उल्टा मत कर दीजिएगा। जेमू ग्लेशियर जो सिक्किम में है, रीमो ग्लेशियर कश्मीर में है, पुनमाह कश्मीर में है। दो ग्लेशियर आपके ये रीमो और पुनमाह ग्लेशियर जो कश्मीर में है। रीमो 40 किलोमीटर लंबा है, पुनमाह 27 किलोमीटर है। उससे छोटा है फिर गंगोत्री जो उत्तराखंड में है और सिक्किम में जेमू है 25 किलोमीटर। रूपल कश्मीर में 16 किलोमीटर और दियामीर ग्लेशियर है कश्मीर में 11 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। तो ये
थे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर। अब आइए नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए। चलिए, हिमालय में हिमनद रेखा निम्न में से किसके बीच में है? 43 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में और 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में। नहीं, ये तो गलत है। 4000 से लेकर 5800 मीटर पश्चिम में नहीं, 4500 से 6000 तक पश्चिम में नहीं, यह भी नहीं है। देखिए, ये है 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व तक, ये औसतन जो है इसका जो हिमरेखा है कहां पर? पूर्व में है। लेकिन और अगर हिमरेखाओं की बात करें तो उत्तर में कितना है, यानी उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी में आप कहेंगे 5500 से 6000 तक। उत्तरी क्षेत्र में आपका 5500 से लेकर 6000 तक है। अगर इसी के दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 4500 से लेकर 6000 तक है। कौन सा? दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र। और पूर्वी की बात करें तो 43 औसतन है 6000 तक। और पश्चिम की बात करें, पश्चिमी का जो है 5800 है। पश्चिम में जितने भी माउंटेन है उनकी औसत जो हिमरेखा की हिमरेखा है वो 5800 मीटर है, 5800 से 6000 मीटर तक। ये आपका लोकेशन है। उत्तरी आपका 5500 से, और दक्षिणी 5400, पूर्वी 5300, पश्चिमी 5800। ऐसा क्यों है कि हिमरेखाएं अलग अलग हैं? क्योंकि उनके उच्चावच अलग अलग हैं। अगर उनका उच्चावच अलग अलग है तो हिमरेखाएं भी अलग अलग होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सियाचिन हिमनद कहां पर अवस्थित है? सियाचिन हिमनद जो है नुब्रा घाटी में अवस्थित है, और ये सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन काराकोरम श्रेणी में है। एक बार हम लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए आपका, अच्छा इसमें कर दी ना, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए इसके लोकेशन को देख लेते हैं तो आपका जो है पॉइंट सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर यह क्षेत्र जो है वो पीओके है, और यह क्षेत्र आपका अक्साई चीन है। इसको बोलते हैं पीओके और ये है अक्साई चीन। और अगर पूरे की अगर बात करें आप, ये वाला क्षेत्र ये है पूरा लद्दाख। कौन सा क्षेत्र है? लद्दाख का। और यहां पर ये वाला हिस्सा आपका ये श्रीनगर का है, ये जम्मू कश्मीर का है, लद्दाख का। अब देखिए ध्यान से, अगर यहां पर करेंगे बात तो ये वाला हिस्सा जो ये है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर है। अगर इसके जो है एरिया की बात करेंगे कितना मीटर लंबा है, तो ये 76.64 किलोमीटर। कहां पर स्थित है? यह नुब्रा घाटी में स्थित है। कहां पर स्थित है? नुब्रा घाटी में। भारत का इस पर कब्जा है। अब इसी के अगर हम थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हमें एक ग्लेशियर मिलेगा, बाल्टेरो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? यहां पर है आपका बाल्टेरो। ये बाल्टेरो ग्लेशियर, बाल्टेरो है। बाल्टेरो अगर सीक्वेंस आपसे पूछता है कि बाल्टेरो के पश्चिम में कौन सा ग्लेशियर है, तो है बियाफो। यहां पर है आपको बियाफो।
बियाफो। और इसी के पश्चिम में है यहां पर आपका हिस्पर, इसका हिस्पर, हिस्पर ग्लेशियर। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पश्चिमी ग्लेशियर कौन सा है, तो वो है बातुरा ग्लेशियर। कौन सा है? बातुरा। यहां पर है आपका गिलगित वाले क्षेत्र के पास बातुरा, बातुरा ग्लेशियर। अब अगर आपसे सीक्वेंस दे दे, कहे कि आप इसको पश्चिम से पूर्व तक लोकेटेड करिए कि कौन सा सीक्वेंस है इनका, तो सबसे पहले पश्चिम से अगर पूर्व की तरफ आएंगे तो बातुरा, फिर हिस्पर, फिर बियाफो, फिर वाल्तेरो, फिर सियाचिन, ये ग्लेशियर आपको मिलेंगे। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है? आपको पता ही है कि ये आपका सियाचिन, सियाचिन है इसमें, तो सियाचिन ग्लेशियर को आप आंसर मार्क कर दीजिए। इससे बड़ा हिमनद भारत में कोई नहीं है। और अगर इसका एरिया पूछेंगे जो है कितनी लेंथ है, तो 76.64 किलोमीटर है। कहां पर स्थित है? तो ये नुब्रा घाटी में स्थित है, नुब्रा घाटी में। और कौन से राज्य में है? तो लद्दाख में है। लद्दाख क्या? यूटी है, यूनियन टेरिटरी। क्या है? यूनियन टेरिटरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? अब ध्यान से देखिए, कंचनजंगा, रुंडुन, गंगोत्री, केदारनाथ। अब इसमें तो सियाचिन ग्लेशियर का जिक्र ही नहीं है। अब कहां पर खोजेंगे इसको? और ये सभी जो है देखेंगे आप तो उत्तराखंड में मिलने वाले ग्लेशियर। अब कुछ इनके नाम हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा कितने किलोमीटर में फैला है? 16 किलोमीटर में। और इनका जो लेंथ है वो 16 किलोमीटर है, इनकी लंबाई 16 किलोमीटर। गंगोत्री की लंबाई अगर बात करें तो ये 26 किलोमीटर की, 26 किलोमीटर की है गंगोत्री। और फिर आता है आपका रुंडुन, रुंडुन 19 किलोमीटर है। और केदारनाथ आपका 14 किलोमीटर। रुंडुन 19 किलोमीटर, केदारनाथ 14 किलोमीटर, ये लंबाई में फैला हुआ है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो कहां कहां पर ये लोकेटेड है, थोड़ा सा एक बार उसको नजर मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका गंगोत्री सबसे बड़ा ग्लेशियर है इसमें। आइए मैप के आधार पर इसको देखते हैं। चलिए, ये है आपका भैया उत्तराखंड। अब देखिए यहां पर मैं नॉमिनेट करता हूं। सबसे पहला जो ग्लेशियर है वो है काफनी, उसके बाद पिंडारी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नॉर्थ की बात करें तो यहां पर आपका आता है पिंडारी, यहां है आपका पिंडारी, पिंडारी ग्लेशियर। और यहीं पर इसके नीचे काफनी, काफनी ग्लेशियर। दो ग्लेशियर आपको पता चले। अब यहां से कहा जाता है इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम में कौन सा ग्लेशियर है? तो मिलाम ग्लेशियर है। कहां पर है? ये है आपका मिलाम ग्लेशियर, यहां है मिलाम, मिलाम ग्लेशियर। और इसी के पश्चिम में यहां पर है गंगोत्री, गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर है।
और गंगोत्री ग्लेशियर के थोड़ा सा नीचे यानी कि इस साइड में यहां पर आप कहेंगे दक्षिण दिशा में यहां है यमुनोत्री। क्या है? यमुनोत्री। यमुनोत्री। और यमुनोत्री मिलाम ग्लेशियर के थोड़ा सा दक्षिण में आपका पड़ जाता है संतोपत। और आप कहेंगे कि पिंडारी और मिलाम के बीच में यहां पर है संतोपत। सतोपंथ है। सतोपंथ आपका सतोपंथ ग्लेशियर है आपका। तो आप ये देखें कि उत्तराखंड में सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर कौन से? पिंडारी, मिलाम, गंगोत्री। ये इनका सीक्वेंस क्या है? पूर्व से पश्चिम की तरफ, पिंडारी, मिलाम, गंगोत्री। लेकिन अगर आपको ये सीक्वेंस दे दे कि आप ये बताइए कि पिंडारी, संतोपत और यमुनोत्री को भी शामिल कर लें, तो सीक्वेंस क्या होगा पूर्व से पश्चिम तक? तो सबसे पहले पिंडारी आएगा, उसके बाद काफनी, फिर आपका संतोपत, फिर आपका मिलाम, फिर आपका गंगोत्री, उसके बाद यमुनोत्री। यह सीक्वेंस आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? अब आपको बताना है कि विशालतम हिमनद कौन है। और सब आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी आपका सियाचिन ग्लेशियर है, तो इससे विशालतम हिमनद कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि देखने के लिए आप स्टेट लोकेशन भी समझ सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। कहां कहां पर है एक बार थोड़ा सा नजर मान लीजिएगा। ये है लद्दाख में, लद्दाख में। ये है आपका उत्तराखंड में, ससाइनी आपका कहां पर है? ए एक बार थोड़ा सा गौर करिएगा, ससाइनी है कहां पर? जिसको अनुमानतः माना गया कि वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन उसके प्रमाणित अभी नहीं है। ये है आपका काराकोरम रेंज पे। कहां पर? लद्दाख में। कितना किलोमीटर इसका अभी जो लेंथ हम लोग स्टडी करते हैं, अनुमानित वाला नहीं, जो अभी वेरीफाई वाला है, वो 17.84 किलोमीटर है। तो ये कहां पर है? लद्दाख में। 17.84 किलोमीटर। जेमू ग्लेशियर कहां पर है? सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और इसका जो लेंथ है, जो लंबाई है, 76.64 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहां पर स्थित है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर आपका केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। अब मामला एकदम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का है। और आप तो ये बता देंगे कि हाँ उत्तराखंड में है ही। उत्तराखंड में कहां है? केदारनाथ के स्थान के पास है। केदारनाथ स्थान के पास कहां पर है? तो आपको बताना पड़ेगा कि उत्तर में है, दक्षिण में है। तो ये है उत्तर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि यह उत्तर में है। ये कहां पर है? उत्तर में अवस्थित है। कहां पर है? कौन सी स्टेट में है? राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहां पर है? तो रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कहां पर है? रुद्रप्रयाग जिले में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, रुद्रप्रयाग जिले में है। और चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। केदारनाथ मंदिर काफी ज्यादा फेमस मंदिर है। तो इसके आसपास के जितने भी लैंड फीचर्स हैं वो हमारे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इनको फिर ध्यान में रखिए। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे कम है, सबसे अधिक है
विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है, ये सबसे ज्यादा तेजी से पिघलने वाला जो है हिमनद है। यहाँ के जितने हिमनद हैं वो सबसे ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्या कारण है? गंगा नदी के उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। कहां है गंगोत्री ग्लेशियर? तेजी से पिघल रहा है, गंगा नदी का उद्गम स्थान है गंगोत्री ग्लेशियर। और उसमें उसका जो जो पिछले 50 सालों की बात करें तो वो उसका जो विस्तार आधा हो गया है। पहले वो काफी ज्यादा बड़ा था, अब उसका विस्तार आधा हो गया है। तो आप ये जानेंगे कि गंगा नदी जो जहां से निकलती है वह ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर पिछले 50 सालों से यह, अगर पिछले 50 साल की बात करें, 50 वर्षों में ये आधा हो गया है, आधा हो गया, जिससे आप कह सकते हैं कि यह सबसे अधिक, सबसे तीव्र गति से ये गल रहा है। और इसमें कई कारण है कि सूर्य का उसके करीब होना, वहां के जो है लैंडफॉर्म्स के कारण, और दूसरा मानवीय प्रवृत्तियों के कारण, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण, और ग्लोबल वार्मिंग तो खासकर, क्योंकि मानव ही ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दे रहा है, तो इसके कारण ये सबसे ज्यादा तेजी से पिघल रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है? हिस्पर, जेमू, मिलाम और रूपल। अब देखिए, हिस्पर, जेमू, मिलाम और रूपल, ये चारों जो है उत्तराखंड में ही है। लेकिन मिलाम जो ग्लेशियर है वह उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में है। कहां पर है? उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में। मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। तो आप आंसर मार्क कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है मिलाम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। ये आपकी काली नदी निकलती है। काली नदी को क्या कहा जाता है? शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी या काली नदी? शारदा नदी या काली नदी का उद्गम स्थान है शारदा नदी का ये उद्गम स्थान है। तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, यहां पर मिलान करना है, और मिलान में ये कह रहा है युग्मों को आपको बताना है उपयुक्त में से सही सुमेलित है। कौन से सही है इनको आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, बंदरपूछ यमुना नदी, यहां पर इसका क्या किया है? हिमनद है, यहां से निकल रही है। बंदरपूछ यमुना। और बारासिंगरी चेनाब सही है। मिलाम मंदाकिनी नहीं, मिलाम मंदाकिनी से नहीं, मिलाम से गौरी गंगा निकलती है, मिलाम से मंदाकिनी नदी नहीं निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में स्थित है, ठीक, ये तो सही। यहां देखिए, ये एकदम 100% सही है। बंदरपूछ यमुना नदी, और फिर बारासिंगरी चेनाब नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी वहां से निकलती है। लेकिन मिलाम की अगर बात करें तो ये है गौरी गंगा, गौरी गंगा का उद्गम स्थान है। कहीं कहीं पर इसको गोरी गंगा भी कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइए, गोरी गंगा या गौरी गंगा दोनों एक ही है। तो इसमें
एक सही है, दो सही है, चार सही है। ये पांच वाला नहीं, इसको चार बना लीजिए, इसको तीन और चार कर लीजिए, दो चार ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। एक, दो और चार सही है, तीन वाला ये गलत है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि कहां कहां है ये, तो चेनाब नदी का जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश। यमुना नदी उत्तराखंड। मंदाकिनी, यह भी उत्तराखंड। और नुब्रा कहां पर है? नुब्रा आपका काराकोरम रेंज में। काराकोरम, इसको कह सकते हैं लद्दाख। काराकोरम, लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, अभी ये ना खत्म, बस इतना ही क्वेश्चन इसमें था। बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने हैं वो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि आईएएस प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अन्य आप देखेंगे तो ए यूपीपीएससी आरआई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अच्छे अच्छे एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर लीजिएगा। और एक ही सीधी रेखा में जब सारे ग्लेशियर ड्रा किए गए हैं, तो एक आध दो बार आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए कि इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। मेजरली जो है तीन चार स्टेट है जिसमें ये ग्लेशियर पाए जाते हैं। आपका सिक्किम, और उसके बाद सिक्किम जेमू। फिर आप आइए उत्तराखंड में, मिलाम है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, संतोपथ है, ये सब ग्लेशियर हैं हिमाचल प्रदेश में। फिर आपका काराकोरम क्षेत्र में, यानी लद्दाख क्षेत्र में, यही ग्लेशियर मेजर मेजर ग्लेशियर हैं। तो इसको एक आध दो बार आप नजर मान लीजिए, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको हम सीखेंगे। पहले जो है इसको आप स्टडी कर लीजिए, आप इससे संतुष्ट हो जाइए, फिर नेक्स्ट वाला चैप्टर करेंगे कल।